हेलो दोस्तों, मैं नेहा कुशवाहा स्टडी विद अभिज्ञान में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमारी जो यहाँ पे सीरीज चल रही है वो इंडियन पॉलिटी के एमसीक्यूज की सीरीज है। मैंने पार्ट 1 यहाँ पे बना दिया है। आप सभी बच्चों ने जिन्होंने मेरे पार्ट 1 को नहीं देखा है वो पहले पार्ट 1 को देखें और इस सीरीज को हम कंप्लीट कर रहे हैं टॉपिक वाइज और सिक्वेंस में ये सीरीज चलने वाली है जिसमें आपके जो एमपीपीएससी 2020 के प्रीलिम्स की तैयारी यहाँ पे कराई जा रही है। ओके, तो चलिए हम ज़्यादा समय न गवाते हुए अपने जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज है उसको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके प्रेसिडेंट कौन थे। तो आपको ये आंसर यहाँ पे देना है। आपके सामने 4 ऑप्शन आ रहे हैं। सबसे पहले आप वीडियो पॉज कीजिएगा, अपना आंसर जो भी आपको लगता है उसको टिक मार्किंग यहाँ पे कीजिएगा और साथ ही साथ में खुद को एनालाइज भी करिएगा कि आपका आंसर कितने यहाँ पे सही जा रहे हैं, कितने गलत जा रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर मैं आप सभी के सामने ऑप्शन पढ़ के बताऊँ तो यहाँ पर ऑप्शन ए है यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी है यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन डी है यहाँ पे राजगोपालाचारी। तो इसका जो सही आंसर है वो है बी। यहाँ पर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे वो इसके क्या थे, प्रेसिडेंट थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। ठीक है, चलिए आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस प्रश्न की अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो भारतीय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसका जो मांग है वो उठी थी 1936 में नेशनल कांग्रेस सेशन में। तो वो जो सेशन था वो कहाँ पर हुआ था। ऑप्शन ए है यहाँ पे कानपुर, ऑप्शन बी है यहाँ पे बॉम्बे, ऑप्शन सी है यहाँ पे लखनऊ, ऑप्शन डी है यहाँ पे लाहौर। ये जो क्वेश्चन होते हैं ये थोड़े से डिफिकल्ट इसलिए हो जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही फैक्चुअल हैं। इनमें अगर आपका थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ नॉलेज तो आप आंसर गलत ही लगाएंगे। ठीक है, तो इन क्वेश्चनों को आप बिल्कुल केवल जब आपको पता है तभी आप ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज ये क्वेश्चन गलत ही होने वाले होते हैं ना। तो इसका अगर हम आंसर देखेंगे तो ऑप्शन सी है यहाँ पर लखनऊ। यहाँ पर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की यहाँ पर मांग उठी थी। साथ ही साथ में आप मुझे ये आंसर जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में कि जो ये सेशन था इसको किसने प्रिसाइड किया था, किसने, कौन था इस समय हमारे नेशनल कांग्रेस का हेड, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप मुझे जरूर बताइएगा, इस अधिवेशन को की अध्यक्षता किसने की थी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ये बोला गया है कि जो हमारी जो संविधान सभा थी या फिर हम देखेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो थी उसके जो भी डिसीजंस होते थे वो किस बेसिस पर होते थे, किस बेसिस पर वो किसी एक चीज़ के ऊपर सहमत होते थे, डिसाइड करते थे किसी चीज़ को कि ये करना है कि नहीं करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है बाय मेजोरिटी वोट हो गया, बाय 2/3 मेजोरिटी हो गया, बाय कंसेंस हो गया, उसके बाद अनएनिमोमसली। तो इसका मतलब है यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल ही सही है। यहाँ पर आम सहमति के द्वारा ही सारे डिसीजन यहाँ पे लिए जाते थे, है ना। तो ये आंसर यहाँ पे हो जाता है। इसी के साथ में अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। सिंपली भाषा में अगर हम इस प्रश्न के बारे में बात करेंगे तो इस प्रश्न में ये पूछा गया है कि जो हमारा संविधान है उस पर सबसे ज़्यादा गहरा प्रभाव किसका पड़ता है। मतलब कि द मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस ऑन द ड्राफ्टिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्साइज्ड बाय द। ऑप्शन ए है यहाँ पर यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, बी है यहाँ पे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और थर्ड ऑप्शन है यहाँ पे फ्रेंच आइडियल ऑफ आइडिया जो है वो यहाँ पर है लिबर्टी एंड फेडरलिटी के बारे में। तो आप सभी को पता है कि जब भी आप सभी ने अगर मेरी क्लासेस को देखा है तो वहाँ पर मैंने आप सभी के साथ डिस्कस किया है कि जो हमारा संविधान है उसमें मैक्सिमम चीज़ें हमारे 1935 के एक्ट से ही ली गई हैं। मतलब कि आप सभी को ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए कि हमारा जो संविधान की मेजर चीज़ें हैं वो इसी एक्ट में यहाँ पे बता दी गई थी। एक रिपोर्ट आई थी, नेहरू रिपोर्ट, जिसमें ये सारी चीज़ें हमारे संविधान का 90 आप ये बोल सकते हैं कि 80 to 90% जो पार्ट है वो वहाँ पे कवर कर लिया गया था। उसी चीज में वही सारी चीज़ें आज हमारे संविधान में है। तो इसी चीज़ का गहरा प्रभाव हमारे संविधान पर पड़ता है। तो मतलब इसका जो सही आंसर अगर हम देंगे तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में देंगे। ओके, इसी चीज़ के बारे में अगर आप थोड़ा सा और नॉलेज लेना चाहेंगे तो ये एक्ट हमारे इंडियन पॉलिटिकल हिसाब से देखेंगे तो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हिस्टोरिकल हिसाब से देखेंगे तो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि नेहरू रिपोर्ट में हमारे संविधान में इनिशियली 395 जो है वो यहाँ पे आर्टिकल्स हो गए हैं। उसी के साथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 10 शेड्यूल हो गए हैं, है ना। तो ये छोटी छोटी जो इन्फॉर्मेशन है कि बेसिस, मतलब कि अगर मैं बोलूँ कि बेसिकल जो इनिशियल का जो टाइम था उस टाइम पर ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई थी वो सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो ये एक्ट आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेंस के पर्पज से भी, प्रीलिम्स के पर्पज से भी, और इवन आपको खुद को भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को समझने के लिए भी इस एक्ट को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है आप सभी के सामने, इसमें आपको मैचिंग करना है। यहाँ पर कमेटी दी हुई है आपको, कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी, उसी के साथ में आपको यहाँ पे उसका चेयरमैन कौन था ये आपको यहाँ पे बताना है।
तो ये जो प्रश्न होते हैं ये बहुत आप बोल सकते हैं कि थोड़ा आप इसको नॉलेज के बेसिस पर ही नहीं, अगर आपको पता है तो बहुत अच्छी बात है, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि सारी चीज़ें हमें नहीं पता होती। एक तो ऐसी कमिटीज़ आपके दिमाग में आ जाएंगी जो इसका आंसर आपको नहीं पता होगा, तो ये थोड़े जागरूकता के साथ सॉल्व किए जाने वाले क्वेश्चन होते हैं। तो आप सभी के सामने यहाँ पर ऑप्शन, यहाँ पर एक साइड में आपको पूरी की पूरी कमिटीज़ दिख रही होंगी, जिसमें ड्राफ्टिंग कमेटी हो गया, कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड मेजोरिटी राइट्स हो गया, उसके बाद यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी हो गया, फिर डी में आप देख रहे हैं वर्किंग कमेटी हो गया, और यहीं पर उनके इधर नाम आप सभी को दिख रहे हैं, वल्लभ भाई पटेल हो गया, जवाहरलाल नेहरू हो गया, साथ ही में कन्हैया लाल मुंशी हो गया, उसी के साथ में जिन्हें के एम मुंशी भी कहा जाता है, बी आर अम्बेडकर हो गए। तो आप सभी को एक चीज़ तो यहाँ पर बड़े आराम से आप लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं, देखिए मैं बताती हूँ। ड्राफ्टिंग कमेटी सभी को पता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कंफर्म है। तो आपके सामने से ऑप्शन जो ये ए है, ये तो आपके सामने डिलीट हो गया। अब आपके सामने ये 3 ऑप्शन बचते हैं, ठीक है, कि इसका सही आंसर यहाँ पर क्या होने वाला है। तो इसी तरह से आप अपने आंसर को यहाँ पे देंगे। अब हम देख लेते हैं कि यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल राइट की बात करेंगे, या फिर हम जैसे आप सभी देखेंगे जितना भी यूनियन के बारे में अगर हम बात करते हैं, यूनियन में क्या था, तो जितनी भी यूनियन वाली कमिटीज़ है ना, संघ वाली कमिटीज़, वो सारी की सारी संभाली थी जवाहरलाल नेहरू ने। तो इसका आंसर जवाहरलाल नेहरू है। और जहाँ पर भी कहीं हमारे भारत की एकजुटता की बात आ जाती है, तो यही सारी चीज़ों के बारे में आप देखते हैं, तो ये आ जाता है सारा का सारा हमारे वल्लभ भाई पटेल के लिए। तो यहाँ पर आप सभी के सामने पहले तो आप ये देखिए कि सी का 2 कहाँ दिया हुआ है। सी का 2 दिया हुआ है डी में, और कहीं नहीं दिया हुआ। मतलब कि आपका आंसर यहाँ पर आपने सिर्फ 2 कमिटीज़ को यहाँ पर सॉल्व किया और आपका आंसर यहाँ पर क्लियरली यहाँ पर निकल कर आ गया कि ऑप्शन डी है। अब आप देख सकते हैं कि देखिए ए का 4 था, मतलब कि यहाँ पर डॉक्टर जो भीमराव अम्बेडकर हैं, उन्होंने ड्राफ्टिंग कमेटी को हेड किया। ऑप्शन बी में अगर हम जाकर देखेंगे तो कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट एंड माइनॉरिटी राइट्स के बारे में, तो ये हमारे वल्लभ भाई पटेल जी थे। आप सभी को पता ही है, इनको भारत का लौह पुरुष भी यहाँ पर कहा जाता है। ऑप्शन सी के बारे में बात करेंगे तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूएंट कमेटी के बारे में, तो ये जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर इसको हेड किया था। तीसरा है वर्किंग कमेटी, तो ये इन्होंने कन्हैया लाल मुंशी जी ने हेड किया हुआ था। तो आप सभी के सामने इस तरह से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न। यूट्यूब पर पहली बार सभी 6 पेपर की तैयारी, तो अगर आप लोग एमपीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें जो नीचे दी हुई है आपको मिलेगी हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप ग्रुप पर। तो 20% डिस्काउंट के लिए हमें अभी मैसेज करें दिए गए नंबर पर। धन्यवाद। इस प्रश्न पे आपको बताना है कि नीचे जितने भी सारे स्टेटमेंट दिए गए हैं उनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। मैं आपके साथ जितने भी प्रश्न यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, जितने भी प्रश्न आपके साथ यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, आप देखेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो किसी ना किसी एक एग्जाम सीरीज में आए हुए हैं। तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आपके प्रीवियस जितने भी एग्जाम हुए हैं उन सबके क्वेश्चन भी यहाँ पे आपके लिए डिस्कस हो रहे हैं। तो प्लीज़ बी फोकस्ड एंड अपने आंसर जरूर लगाना है आप सभी को। ऑप्शन ए की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वहाँ पर इलेक्टेड जितने भी पर्सन थे वो प्रोविजनल मतलब कि प्रोविंशियल असेंबली से आए गए थे। और कब थे? 1946 में थे। ये भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ में जो जवाहरलाल नेहरू और एम ए जिन्ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल मेंबर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। तो आप सभी के दिमाग में ये चीज़ आ जाना चाहिए कि नहीं, क्योंकि जिन्ना तो नहीं हो सकते, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो भारत के लिए काम कर रही थी, ठीक है, और वो भी डोमिनियन भारत के लिए काम करने वाली थी, भारत का संविधान बनाने वाली थी। तो उस टाइम पे पाकिस्तान अलग हो चुका था। तो ये ऑप्शन आपका यहाँ पे गलत हो जाता है। तीसरा देखेंगे यहाँ पे कि फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया हेल्ड इन 1947, बिल्कुल नहीं था। आप सभी को मैंने अभी थोड़े, अगर जिन लोगों ने मेरे पहले पार्ट को देख लिया है उस सभी के दिमाग में चीज़ क्लियर होगी। मैंने आपको बताया था कि 9 दिसंबर 1946 को इसकी पहली मीटिंग हो गई थी। तो ये फर्स्ट सेशन तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो ये चीज़ यहाँ पे गलत हो जाती है। तीसरा यहाँ पर दिया गया है Constitution of India was adopted on 1940 sorry 19 sorry Constitution of India was adopted on 26 जनवरी 1950। तो ये आंसर सही है क्या कि नहीं, क्योंकि ये हमारा संविधान जो है अडॉप्ट नहीं हुआ था। अडॉप्टेशन की डेट क्या है ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि आपके नॉलेज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना। तो इसी हिसाब से अगर हम इसका पूरा देखेंगे तो इसका जो ऑप्शन है वो ए यहाँ पर सही जाता है। बाकी जितने भी सारे ऑप्शन यहाँ पे हो रहे हैं वो सारे के सारे गलत होते हैं। तो चलिए, जिन लोगों को नहीं पता उनके लिए मैं यहाँ पे एक बार अडॉप्टेशन की डेट बता देती हूँ। जिन सभी ने हमारे प्रियम्बल को पढ़ा है उन सभी के दिमाग में चीज़ क्लियर होगी। अडॉप्ट किया था हमने अपने संविधान को 26 नवंबर 1949 में।
ठीक है, ये डेट आप बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा। लेकिन अगर हम इसके लागू होने की बात करें, इसके इनेक्टमेंट की बात करें, तो पूरे भारत में लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ये दोनों डेटें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होती हैं, लेकिन जिस किसी ने भी प्रियम्बल को थोड़ा अच्छे से पढ़ा या पॉलिटी के बारे में थोड़ा सा भी बेसिक नॉलेज लिया है, उन सभी के दिमाग में ये सारी चीजें क्लियर होंगी। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न में आप देखेंगे तो ये जैसे ही पहले मैंने आपको एक प्रश्न ऐसा ही डिस्कस किया हुआ है, तो आप सभी के दिमाग में क्लियर हो गया होगा ऐसे प्रश्नों को कैसे हमको सॉल्व करना होता है। तो प्रश्न आप सभी के सामने है, आप लोगों को ये मैचिंग बताना है कि किस पार्ट जो लिस्ट ए है उससे लिस्ट 2 कैसे मैच होती है। तो सबसे पहला 22 जुलाई, ये सारी डेटें आपको दी हुई है। 24 जुलाई हो गया, 22 जुलाई हो गया, 24 जनवरी हो गया, 26 जनवरी हो गया और 22 मार्च हो गया। ये किस तरह से काम करने वाला है, ये सारी चीज़ें आपके सामने यहाँ पर बताई हुई हैं। तो आप सभी देख सकते हैं कि आप सभी को एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर ही होनी चाहिए कि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है वो हमारे संविधान के लागू होने के 2 दिन पहले हुआ था। तो आप लोगों को जैसे जैसे चीज़ें पता होंगी ना तो आप लगा लेंगे। जैसे किसी को सॉन्ग याद है तो उसको याद है कि ये 24 जनवरी को हुआ था, तो बिल्कुल सही बात है, ये 24 जनवरी को हुआ था, हमने इसको मैच कर लिया। अब किसी के दिमाग में ये चीज़ होना चाहिए कि और क्या चीज़ें हम इसमें देख सकते हैं। तो जैसे कि आप सभी को पता है, नेशनल फ्लैग की अगर हम बात करें तो हमारा फ्लैग 22 जुलाई को यहाँ पर अडॉप्ट कर लिया था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में। तो ये 2 ऑप्शन सही हो गए, मतलब कि ए का 4 सही है, तो ए का 4 सही है। ये मतलब कि आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि बी गलत हो गया और यहाँ पे डी गलत हो गया। अब आपके सामने 2 ऑप्शन है, लेकिन आपके दिमाग में ये भी क्लियर हो गया कि बी जो है जहां पर हम बोल रहे हैं कि नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया था, तो 24 जनवरी, तो ये वाला ऑप्शन जो है वो ए में है। तो आपका जो आंसर है वो ए सही है, यहाँ पर आपका सी ऑप्शन भी गलत हो जाता है। उसी के तरीके से किसी को कुछ और भी चीज़ें याद हो सकती है, जैसे कि किसी को नेशनल एंथम याद होगा कि नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया था। तो नेशनल एंथम को अडॉप्ट करने की बात करेंगे तो ये 26 जनवरी को अडॉप्ट किया गया था, है ना। तो इस तरह से आप आंसर लगा सकते हैं। किसी को ये याद होगा, किसी को ये बाद में देखेंगे तो किसी को नेशनल कैलेंडर के अडॉप्टेशन का होगा तो उसको भी ये चीज़ याद होगी कि 22 मार्च 1957 में अडॉप्ट किया गया। तो इस तरह से तो ये क्वेश्चन आप ये नहीं बोल सकते कि जैसा मैं आपको बता रही हूँ आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे। आपके दिमाग में जो चीज़ आपको पता है आप उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसका सही आंसर है ए, जो आप सभी के सामने है। और आप लोग इसी तरह से अपनी चीज़ों को पढ़ते रहिए और इसी तरह से सॉल्व करते रहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये जो प्रश्न है ये भी करेक्टली मैच्ड का क्वेश्चन है, तो आप लोग बहुत इजीली इसको तो लगा ही सकते हैं। नेशनल एनिमल जो है वो कौन है हमारे यहाँ का नेशनल एनिमल, तो आप सभी को ये चीज़ पता होगी कि टाइगर है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता है। यहाँ पर कुछ कुछ चीज़ें जो आपको पता थे, ये तो बेसिक क्वेश्चन आप सभी बता सकते हैं। नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम है क्या, बिल्कुल सही है, हमारा वंदे मातरम है। नेशनल जो फ्लावर है वो क्या है, रोज़ है क्या, रोज़ नहीं है, अगर नहीं है तो क्या है, क्या है ये आप सब लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। उसी के बाद में नेशनल एनिमल टाइगर है क्या, बिल्कुल सही आंसर है। उसी के बाद देखेंगे यहाँ पे नेशनल जो वर्ड है वो ईगल है क्या, तो ये भी आप मुझे बताएंगे कि नेशनल वर्ड भारत का क्या है। ये 2 चीज़ें आपको कमेंट सेक्शन में मेंशन करनी है। तो इसका मतलब है ये दोनों गलत हैं, बाकी जो रिमेनिंग में सही है वो फर्स्ट और थर्ड, मतलब कि इसका सही आंसर यहाँ पर डी है। इसका ऑप्शन ए यहाँ पर थोड़ा सा मतलब डिलीट हो गया है, तो मैं आप सभी के सामने एक बार फिर से इस चीज़ को रख देती हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इसका ऑप्शन ए आप रख सकते हैं कि इसका 1 सही है एंड इसका 4th सही है, ठीक है। तो बाकी में आपको दिया हुआ है इसका, तो ए तो सही नहीं है क्योंकि 1 तो सही है लेकिन 4th गलत हो जाता है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। अगर बी की बात करेंगे तो 1, 3rd एंड 2nd और 3rd, तो यहाँ पे 2nd जो है वो गलत है, तो ये भी गलत हो जाएगा। इसी के साथ में आप सारी चीज़ें यहाँ पे बहुत आसानी से देख सकते हैं। तो इसका जो ऑप्शन वो है वो डी सही है, ठीक है। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक हो जाती है तो इतना माइंड नहीं करना है, आपको सही आंसर यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। साथ ही साथ में आपके साथ जो भी थोड़ी बहुत जो मिस्टेक्स हो जाती है उनको यहीं पे हम लोग करेक्ट करते हुए चलेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ये प्रश्न है नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था। तो अभी आपने थोड़ी देर पहले ही हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पर सॉल्व किया था कि नेशनल फ्लैग को कब अडॉप्ट किया गया था, तो मैचिंग में देखा था। आप लोग बहुत इजीली इसका आंसर लगा देंगे। तो इसका आंसर जुलाई था, जुलाई आपको तीनों में दिया हुआ है, तो ये तो आंसर यहाँ पे गलत हो जाता है। लेकिन हमने 1948 में किया था, 1950 में किया था या 1947 में किया था, तो हमको सभी को पता है 1947 में किया था। अगर आपको पता हो तो हमारा यहाँ पर 19 जुलाई 1947 में आ जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो इस तरह से आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ।
यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो आज का जो आखिरी प्रश्न है वो है यहाँ पर कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919, उसके क्या क्या प्रिंसिपल्स थे, उसके क्या क्या फीचर्स के बारे में हमको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो आप सभी ने अगर इस एक्ट को पढ़ा होगा तो ही आप इसका आंसर लगा पाएंगे, अदरवाइज इसका आंसर आप नहीं लगा पाएंगे। यहाँ पर पहला दिया हुआ है इंट्रोडक्शन ऑफ हायरार्की इन द एग्जीक्यूटिव गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल सही है। इसी के साथ में अगर आप देखेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ सेपरेट कम्युनल इलेक्टोरेट ऑफ फॉर मुस्लिम, तो ये गलत आंसर, ये गलत स्टेटमेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था यहाँ पे। उसके बाद थर्ड में देखेंगे तो डेवोल्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव अथॉरिटी बाय द सेंट्रल टू प्रोविंसेस, बिल्कुल सही है ये वाला भी। उसी के साथ में लास्ट यहाँ पे दिया हुआ है एक्सपांशन एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, जो यहाँ पे स्टेटमेंट 2 है वो गलत है, बाकी तीनों यहाँ पे सही है। मतलब कि यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो 2 इसमें आ रहा है, ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये इसमें भी 2 आ रहा है, ये भी गलत है, मतलब कि इसका ऑप्शन जो है वो डी सही है। अगर इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं तो आपको राइट हैंड साइड पे एक सब्सक्राइब का सिंबल दिख रहा होगा, तो फटाफट से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। उसी के साथ में अगर आपको हमारा लेक्चर पसंद आया है तो प्रीवियस वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें तथा नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। Thanks for watching.